हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं विकास यादव आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस के नियम का अनुप्रयोग। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि गॉस का नियम किसे कहते हैं, और इसका मैं लेकर आया हूं आज पहला अनुप्रयोग। मेनली तो इसके तीन अनुप्रयोग हैं। पहला है अनंत लंबाई के कारण, यानी कोई एक सीधा तार हो जो एक समान आवेशित हो। दूसरा है कि किसी समतल चादर के कारण, और तीसरा है किसी गोलीय खोल के कारण। लेकिन आज हम लोग गॉस के नियम का पहला अनुप्रयोग बहुत ही बढ़िया से पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अनंत लंबाई के एक समानावेशी सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही कम टाइम में आप लोगों को बहुत ही बढ़िया से समझा सकूं। तो चलिए बाबू, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे बाबू, यहां पर हम लोगों को पढ़ना है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो एक सीधा तार है। अब आप कहोगे कितना मोटा तार कहां से आ गया? अब बहुत ही पतला तार है, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा मोटा बनाया ताकि आपको बहुत ही बढ़िया से आइडेंटिफाई हो सके, बहुत ही बढ़िया से आप इसको जान सके। तो एक हमारे पास तार है और जो एक समान आवेशित है। ऐसा नहीं कि कहीं चार्ज ज्यादा है कहीं चार्ज कम है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, ऐसा नहीं है। एक समान आवेशित है। और यह इसके बाहर जो है बाबू एक सिलेंड्रिकल मतलब एक बेलन है। इसका क्या काम है वो भी मैं आपको बताऊंगा, एकदम डिटेल में बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहां पर बाबू एक समान आवेशित है, अनंत लंबाई का एक तार है, और यह ना एक समान आवेशित है, मतलब ना कहीं पर चार्ज ज्यादा है और ना ही कहीं पर कम है। गॉस ने क्या बताया कि आप अगर किसी भी चीज के कारण कहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हो, तो सबसे पहले जैसा सोर्स हो, यानी जैसा हमारा स्रोत हो, उसी के हिसाब से आप एक गॉसियन पृष्ठ खींचो। तो क्या आप लोग को नहीं दिख रहा कि यह जो हमारा तार है एक बहुत ही मतलब एक बेलन की तरह दिख रहा है? यानी यह जो हमारा तार है एक बेलन की तरह दिख रहा है। तो जब यह तार ही बेलन की तरह है, तो इसके जो चारों तरफ हमारा गॉसियन पृष्ठ बनेगा वो भी तो बेलनाकार बनेगा। तो इसीलिए हमने एक बेलन बनाया है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि यह क्या है, तो इसको हम बोलेंगे बाबू गॉसियन पृष्ठ। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे गॉसियन। ठीक है ना, यहां पे अपन बोल देंगे गॉसियन, गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, अब तुम लोग देखो, यहां पर हमें कुल दो प्रकार के फेसेस दिखाई दे रहे हैं। एक यह नीचे और एक यह ऊपर। मतलब जैसा नीचे वाला काम करेगा वैसा ऊपर वाला काम करेगा, और जैसा इधर वाला काम करेगा वैसा इधर वाला काम करेगा। तो हमें दो फेस से क्या निकालना पड़ेगा? वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो आप लोग बताओ बाबू, अगर हम यहां पर एक छोटा सा पृष्ठ ले लेते हैं, इसको हम मानते हैं छोटा सा पृष्ठ है, यह क्या है? डीए। ठीक है, छोटा सा क्या बाबू? पृष्ठ है। देखो, जब किसी बॉक्स के अंदर आप आवेश को रखते हो, तो जो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं निकलती हैं वो सीधे निकलती हैं। यानी यहां से जो आवेश है, यह प्लस क्या है? आवेश है। तो यहां से जो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं निकलेंगी वो सीधे निकलेंगी। ठीक है, और किसी भी पृष्ठ का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, यानी मान लो यह हमारा है, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल आपसे पूछे तो हम बोलेंगे कि इसके ठीक लंबवत होगा। तो इसका एरिया वेक्टर भी किधर होगा बाबू? एरिया वेक्टर भी यहां पर देखोगे आप, एरिया वेक्टर भी कैसा होगा बाबू? ठीक है ना, यहां पर एरिया वेक्टर, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, यह हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक वेक्टर, और यह हम बनाते हैं इसको बाबू एरिया वेक्टर। ठीक है, तो एरिया वेक्टर भी क्या होगा? बाहर होगा। दोनों क्या है? बाहर की ओर है। अब देखो, यह जैसा काम इधर करेगा वैसा काम इधर करेगा। अगर इधर भी निकालोगे तो इलेक्ट्रिक वेक्टर बाहर, यानी वैद्युत क्षेत्र का जो सदिश है वो सीधे बाहर होगा, और एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश भी दोनों बाहर होगा। तो जैसा काम इधर होगा वैसा काम इधर होगा। अब ऊपर बताओ, अगर हम यहां पर लेते हैं, मान लो कोई बेलन ऐसे बना लिया, तो ऊपर का जो पृष्ठ रहेगा तो इसका क्षेत्रफल सदिश तो बाहर की तरफ होगा, यानी ऊपर की तरफ। लेकिन यह तार है, देखना यह तार है ना, इस तार से जो भी निकलेंगी, सब मान लो यहां पर निकालते हैं हम, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं इधर निकलेगी, और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? बाहर की तरफ होगा। तो यहां पर जो एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो यहां पर देखना,
सबसे पहले हम इसके कारण निकालते हैं बाबू कितना वैद्युत फ्लक्स होगा हमारा। तो यहां पर हम लिखेंगे डीए पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है ना बाबू, एकदम ध्यान से देखेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है। यहां पर जो डीए पृष्ठ है उससे हम निकालें वैद्युत फ्लक्स निकलेगा कितना। अगर इसके कारण आ जाएगा तो हम पूरे का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। समाकलन का काम होता है छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ना, तो इस सबको जोड़ के और बड़ा सा एक बना देगा पृष्ठ, तो आराम से निकल जाएगा। तो डीए पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त। अगर पृष्ठ छोटा है तो वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, कम निकलेगा, यानी डी फाई ई। क्यों लिखा, क्योंकि जो भी काम हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के कारण कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप चुंबकीय वाले में जाओगे तो वहां पर बी दिखाते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर ई दिखाया। तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा बाबू ई इंटू डी ए। और जब डॉट प्रोडक्ट हटता है तो क्या आता है मेरे दोस्त, मेरे भाई, हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। इतना समझ में आया। अब तुम बताओ, यह जो वैद्युत क्षेत्र सदिश है यानी इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो भी सीधे बाहर की तरफ है और एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ है, तो दोनों चीजें बाहर की तरफ है, तो एंगल क्या होता है, शून्य। जब कोई दो वेक्टर एक साथ एक ही डायरेक्शन में हो यानी एक ही डायरेक्शन में, तो उस टाइम जो हमारा एंगल बनता है ना वो जीरो बनता है। तो यहाँ पर थीटा का मान क्या है, थीटा का मान यहाँ पर हमारा क्या है दोस्त, थीटा का मान शून्य है। तो यहाँ पर हो जाएगा डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी ए, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 का मान क्या होता है दोस्त, 1 होता है। तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू डी ए, सॉरी यहां पर क्या हो जाएगा ई डी ए। कॉस 0 की वैल्यू तो 1 हो गई, उसको हमने छोड़ दिया। अब तुम बोलो जब यहां पर वैद्युत फ्लक्स निकालोगे, सपोज दैट मैं निकाल नहीं रहा हूं, आपको बता दे रहा हूं। यहां पर देखना, अगर यहां पर जैसे निकालोगे तो यहां पर फाई बराबर हो जाएगा ई इंटू डी, फाई बराबर हो जाएगा ई इंटू डी ए। यानी अगर हम इसको डॉट वाले को हटाएं, अगर हम यहां से डॉट वाले को हटाएं तो ई डी ए कॉस थीटा आएगा। और यहाँ पर एंगल कितना है बाबू, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा डी फाई बराबर ई डी ए, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस 90। और कॉस 90 का मान क्या होता है, शून्य। तो यह पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। मतलब इधर से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, ना ही इधर से निकलेगा। तो फ्लक्स निकलेगा किधर से, इस वाले पृष्ठ से और इस वाले पृष्ठ से। मतलब बेलन के चारों ओर निकलेगा फ्लक्स, लेकिन ऊपर और नीचे से क्या होगा, शून्य निकलेगा। तो वही वाला क्या करना है। इसीलिए क्या होता है एग्जाम, जैसे आप लोग किसी कोचिंग में पढ़ोगे या आपके कोई स्कूल का टीचर होगा, तो वह डायरेक्ट क्या करता है ना, इसके बाद आगे का प्रोसेस करता है। यह नहीं बताएगा कि यहाँ पर कितना निकलेगा, यहाँ पर कितना नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों से कोई भी पूछे इसके लिए क्यों नहीं निकाला, तो यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, शून्य होगा, जो कि हम लोग जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है ना बाबू। अब यहाँ पर देखो, डीए पृष्ठ के कारण आप लोगों ने वैद्युत फ्लक्स का मान इतना निकाल लिए। तो अब बताओ, अगर हमें पूरे पृष्ठ के कारण निकालना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे ना भाई। हाँ बोलो। तो यहां पर लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ के कारण, संपूर्ण क्या लिखेंगे बाबू, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा बाबू, वैद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालेंगे, देखेंगे। यहां पर क्या है, डी फाई बराबर ई इंटू डी ए। तो यहां पर डी फाई, तो कुल फ्लक्स क्या होगा, फाई हो जाएगा। तो यहां पर हमारा हो जाएगा बाबू फाई बराबर, समाकलन का साइन क्या होता है, यही नागिन जैसे बनाते हो ना, नागिन ऐसे नागिन होती है। तो देखो ऐसे गई और ऐसे आ गई, तो नागिन का शेप बनाना है, वही वाला यहाँ पर शेप बना देना है। अब आप यहाँ पर देखो,
क्या है, ई है और डी ए है। तो यहाँ पर देखो ई और यहाँ पर हो जाएगा डी ए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी ई निकलेगा, यहाँ पर भी निकलेगा, तो ई तो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट टाइप का रहेगा, तो ई हमारा बाहर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर देखोगे डी ए, फिर डी ए, छोटा छोटा एरिया जोड़ोगे, एकदम छोटा छोटा जोड़ते जाओगे तो एक बड़ा पृष्ठ मिलेगा। तो समाकलन किसका होगा, एरिया का होगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा फाई बराबर ई बाहर आ जाएगा और हो जाएगा डी ए। अब आप लोग बताओ बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू। यहाँ पर देखेंगे बाबू, ये जो बेलन है यानी जो गॉसियन पृष्ठ है, इसकी लंबाई अपन क्या मानते हैं, यल मानते हैं। तो इसके कारण निकालना है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा फाई बराबर ई इंटू, यहाँ पर डी ए क्या क्षेत्रफल है, तो छोटा छोटा क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो पूरा बेलन बनेगा यानी गॉसियन पृष्ठ बनेगा। और गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, हो जाएगा 2 पाई, क्या होगा 2 पाई आर यल, क्या हो जाएगा बाबू 2 पाई आर यल। इक्वेशन नंबर क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। अब आर कहाँ से आया आपको नहीं मालूम, चलिए मैं बताता हूं। अब बताइए जो हमारा एक समान आवेशित था तो इसकी भी कुछ दूरी होगी ना, तो यही वाली दूरी हम मान लेते हैं कितना है बाबू, आर है, ठीक है। अब देखो इसको अपन बनाया इक्वेशन नंबर 1। अब हमने पढ़ा है गॉस के नियम का अनुप्रयोग, मतलब पढ़ रहे हैं, और गॉस के नियम का उपयोग ना करें तो ये तो गलत बात है। तो अब करेंगे गॉस के नियम का अनुप्रयोग, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे, गॉस के नियम से क्या लिखेंगे, गॉस के नियम से, ठीक है। क्या लिखेंगे बाबू, गॉस के नियम से। एकदम आसान है, जहां पर न समझ में आए कमेंट करें, आपको 100% उसका आंसर मिलेगा। तो गॉस का नियम क्या होता है बाबू, फाई बराबर हो जाएगा हमारा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, मान सकते हैं। अब एक टॉपिक आप लोग पढ़े होंगे, रेखीय आवेश घनत्व। क्या होता है बाबू, रेखीय आवेश घनत्व। तो अगर आप लोगों को न मालूम हो तो मान लो कि कोई यल लंबाई का कोई भी एक तार हो और वह आवेशित हो, तो प्रति एकांक जो लंबाई होगी उसमें जो आवेश होंगे उसी को हम बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व। तो यहां पर क्या होता है बाबू, हो जाएगा हमारा रेखीय आवेश घनत्व रेखीय आवेश घनत्व से, ठीक है। क्या हो जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व से हो जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व से। इसको इंडिकेट करते हैं बाबू लेमडा से, ठीक है। रेखीय आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, लेमडा से। तो लेमडा इक्वल टू होता है बाबू क्यू बाई, और यहाँ पर हो जाएगा यल। इतना समझ में आया। तो यह लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई यल। तो यहां से क्यू का मान कितना आ जाएगा, क्यू बराबर आ जाएगा हमारा लेमडा इंटू यल। अब तुम बताओ समीकरण 2 में क्यू नजर आ रहा है, यहां पर है, तो उस क्यू का मान यहां पर उठा के रख सकते हैं ना। तो लिखेंगे क्यू का मान, क्या लिखेंगे, क्यू का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में क्या बाबू, रखने पर। तो यहां पर रखेंगे तो फाई बराबर क्यू ऊपर है तो क्यू का मान क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, लेमडा यल, और बट्टे में यहां पर क्या है, एप्सिलॉन नॉट। इतना समझ में आया आप लोगों को। तो अब बताओ यहां पर आ गया फाई बराबर, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। यहां पर चलो बता देते हैं, यह हमारा क्या हो गया, पहला इक्वेशन हो गया, यह दूसरा इक्वेशन हो गया, और यह वाला हो गया हमारा तीसरा इक्वेशन। अब देखो यहां पर भी फाई है, यहां पर भी फाई है, और दोनों बाएं साइड में। तो जब क्या होता है कि बाएं साइड या राइट साइड, कुछ भी लेफ्ट साइड ले या राइट साइड ले, अगर किसी भी एक ओर का वैल्यू बराबर है तो दूसरा साइड अपने मन से क्या होता है, बराबर हो जाता है।
तो ए भी फाई है, तो ए भी फाई है। तो अब चलो बाबू हम ले लेते हैं दूसरा स्लाइड। तो यहां पर क्या हो जाएगा, समीकरण तीसरा और पहला। तो समीकरण 1 तथा 3 से, ठीक है ना, क्या होगा, फाई फाई तो बराबर है, तो इसको हम इसके बराबर कर देंगे। तो क्या है बाबू, देखेंगे ई इंटू 2 पाई आर यल, तो यहां पर हो जाएगा हमारा ई इंटू 2 पाई आर यल बराबर, यहां पर क्या है बाबू, लेमडा यल बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर हो जाएगा लेमडा यल बटे एप्सिलॉन नॉट। यल से यल क्या हो जाएगा बाबू, कट जाएगा, भाई कौन रोक सकता है, एकदम दिख रहा है कट रहा है, तो यहाँ पे यल से यल क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमें निकालना था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई आ चुका है, तो भाई सब क्या कर रहे हैं सब, भाई जिसे हमें पाने की चाह हो अगर मिल जाए तो फिर दूसरा चीज क्या होता है, बकवास लगने लगता है। तो यह क्या इधर कर रहे हैं सब, इसको भेजो इधर, तो इसको हम उठा के फेंकेंगे, ई बराबर हो जाएगा 1 बाई, इधर फेंकेंगे। तो सबसे पहले इसको बढ़िया से हम क्या करते हैं, सेट करते हैं। देखना यहाँ पर क्या 1 बाई 2 पाई है, तो यहाँ पर लिख दिया 2 पाई, इस वाले एप्सिलॉन नॉट को इसमें चिपका दिया, और यहाँ पर बच गया लेमडा बट्टे आर, आर यहाँ पर आ गया। यहाँ पे हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई बाबू, यह हमारा फॉर्मूला सही है, यह हमारा फॉर्मूला सही है। लेकिन हमेशा तुम लोग पढ़े हो वैद्युत क्षेत्र में या इस लेसन में हमेशा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन यहाँ पर तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो हम क्या करेंगे, 2 से जैसे गुणा करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ऊपर या नीचे, यानी ऊपर यानी हर और अंश में 2 से गुणा कर देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा वो 2 लेमडा बटे में आर। और फाइनली हम लोग का यही फॉर्मूला है जो कि किसी एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आनी चाहिए थी, और जो कि हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो कमेंट करके बताइएगा किसको समझ में आया, किसको समझ में नहीं आया। मैं एक बार फिर से इसको समझा देता हूं। तो शुरू करते हैं हम यहां से, ठीक है बाबू। हमारे पास क्या था, एक समान आवेशित एक बहुत ही लंबा यानी अनंत लंबाई का तार हमारे पास था। अब गॉस ने किया था कि अगर आप किसी भी चीज के कारण निकालना चाहते हो वैद्युत क्षेत्र, तो उसके चारों ओर खींचना पड़ेगा आपको गॉसियन पृष्ठ। अब गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, तो बस इतना याद रखिएगा ना कि जैसा स्रोत होगा एकदम वैसा ही गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। अब तुम देख रहे हो यह जो तार है एक बेलन की तरह दिख रहा है, तो इसीलिए गॉसियन पृष्ठ भी कैसा रहेगा, बेलन के जैसा होगा। इस वाले पृष्ठ से कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक वेक्टर इधर है और एरिया वेक्टर इधर है। इलेक्ट्रिक वेक्टर इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, एंगल कितना बना 90 डिग्री। तो इधर और इधर वाले क्या हो जाएंगे, 0 शून्य। तो बचा कौन, यह वाला और यह वाला। तो हम एक छोटे से एरिया से निकालेंगे वैद्युत फ्लक्स और पूरा क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो हमने एक छोटे से एरिया से निकाल दिया, इतना आ गया। फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया, समाकलन कर दिया, तो हमारे पास इतना आ गया। और हमने गॉस का नियम लगाया, फिर फाइनली बराबर किया, हमारे पास आंसर मिलके इतना आ गया। इधर देखेंगे आंसर हमारे पास इतना आ गया। तो क्या होता है ना कि डेरिवेशन करने में बच्चों को परेशानी होती है, लेकिन मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि आपको थोड़ा भी परेशानी नहीं होगा। करना क्या है, कोई भी डेरिवेशन हो सबकी एक कमजोरी होती है, उस कमजोरी को आपको पकड़ना है। कमजोरी क्या होता है, की पॉइंट होता है। देखो कैसे, यहां पर आप देखेंगे सबसे पहला नंबर पे क्या लगा है, वैद्युत फ्लक्स, पहला की पॉइंट। दूसरे नंबर पे क्या लगा है, गॉस का नियम, दूसरा की पॉइंट। तीसरे नंबर पे रेखीय आवेश घनत्व, तीसरा की पॉइंट। और चौथा में क्या कर दिया, बराबर कर दिया 4। मतलब पूरा डेरिवेशन 4 स्टेप में खत्म हो रहा है। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप अगर इस वाले प्रोसेस को फॉलो करते हो तो लाइफ में कभी भी आपको डेरिवेशन नहीं भूलने वाला, इसकी गारंटी मैं देता हूं, ठीक है। तो चलिए शॉर्ट नोट इसका मैं आप लोगों को लिखवाता हूं, देखेंगे। शॉर्ट ट्रिक, क्या शॉर्ट ट्रिक, पहला क्या करना है, पहला पे आपको लगाना वैद्युत फ्लक्स। क्या लगाना है बाबू, वैद्युत
फ्लक्स, पहला पे लगाना है वैद्युत फ्लक्स। दूसरे नंबर पे गॉस का नियम, क्या लगाना है बाबू, गॉस का नियम, गॉस का नियम। तीसरे वाले पे क्या करना है बाबू, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश, रेखीय आवेश घनत्व। और चौथे पे क्या कर देना है, आपको मालूम है बराबर कर देना है, तो वो कोई सेंस नहीं बनता लिखने का, तो इसलिए इसको हटाते हैं। मतलब पूरा डेरिवेशन 3 स्टेप में खत्म हो गया, पहला वैद्युत फ्लक्स, दूसरा गॉस का नियम, तीसरा रेखीय आवेश घनत्व, और चौथे स्टेप में आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वाले वीडियो में गॉस का जो दूसरा अनुप्रयोग है उसके साथ। तो आज के लिए बस इतना ही।